संभल के दीपा सराय में आज पुलिस चौकी का संभल के एसपी कृष्ण कुमार और संभल के डीएम के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। मेरी मौजूदगी उसी दीपा सराय में जहां पर जो पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। कुछ कहना चाहेंगे पुलिस चौकी को लेकर के? ना कुछ ना, हमारे तो बढ़िया है सारी सब पुलिस चौकी का निर्माण जो उद्घाटन किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर के? ठीक ही है, बढ़िया है। बढ़िया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजा है। पुलिस चौकी का यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत भारी सर। क्या संदेश देंगे आप यहाँ सर मुझे बहुत खुशी हुई पुलिस चौकी। जी सर। यहाँ पर? जी सर। तमाम जो यहाँ पर दीपा सराय शरीफों का नहीं है, डर नहीं है सर। कोई डर नहीं है। शरीफों का नहीं है, डर नहीं है। और भी मेरे साथ यहाँ के, क्या नाम है? हाजी बिलाल। क्या कहना चाहेंगे आज ये दीपा तो सराय? बहुत अच्छी बात है कि चौकी खुली, इससे तो बहुत पब्लिक को डर जो था वो खत्म हो गया। जो लोग अपराधी हैं उन्हें ज्यादा दुख है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बन गई, बढ़िया है। अच्छा, आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं? सही है। यहाँ के जो लोग थे दूर जाना पड़ता था अपनी शिकायतों को लेकर के, अब जो ये तो प्रशासन है, बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है प्रशासन। यहाँ के जो कुछ लोग थे, यहाँ के जो दीपा सराय के, इन लोगों का कहना है कि जो पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है वो सही हुआ है, प्रशासन ने जो अच्छा कार्य किया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ के ऐसे हैं जो बात करना नहीं चाह रहे, कुछ बोलने से मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल के जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के द्वारा, उनके द्वारा तमाम जो यहाँ पर जो संभल के दीपा सराय में जो पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया सुरक्षा को लेकर के। हालांकि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया था कि जो संभल में जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर को लेकर हिंसा हुई थी, हिंसा पर जो उपद्रवियों ने जो पत्थर फेंके थे पुलिसकर्मी, उन्हीं पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जिस तरीका से जो संभल प्रशासन को लेकर के वो धन्यवाद देना कहना है, ये संभल प्रशासन की अच्छी पहल है। जो शिकायत थी वो हमें शिकायत लेकर काफ़ी दूर थाने पर जाना पड़ता था, लेकिन अब जो शिकायत है वो नज़दीकी पुलिस चौकी है, वहाँ पर शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। वाराणसी पुलिस इन दिनों लगातार घुसपैठियों की जांच में लगी हुई है। लगातार वाराणसी के अलग अलग इलाकों में पुलिस जाकर टॉर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में वाराणसी का ये नदेसर इलाका है जहां पर पुलिस टीम पहुंची हुई है और सबसे उनके कागजात मांग रही है सत्यापन के लिए। अब तक वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा है कि 500 से भी अधिक संदिग्ध फिलहाल सामने आए हैं और सभी का सत्यापन जारी है। जिनके पास भी कागज नहीं होगा, जो अवैध तरीके से रह रहे होंगे या फिर उनका कागज वैध नहीं है, उन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। साथ ही जिन लोगों ने इन्हें बसाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार कागजात चेक किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उन्हें पूछा जा रहा है कि वो कब से यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नकबीर शेख। नकबीर शेख। कहाँ से आते हैं आप? हम बीरभूम से हैं। बीरभूम कहाँ? बंगाल। कब से रह रहे हैं आप? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। जी 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी सर। बीरभूम नहीं जाते? जाते हैं सर, हर महीना जाते हैं। फिर यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ कमाने, गरीब आदमी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कितने परिवार हैं? कबाड़ की। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं अपने अपने पेपर्स लेके आ रहे हैं, पर अधिकतर लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, बता रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं 30 साल से रह रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर वो बता रहे हैं रोजगार के लिए पहुँचे हुए हैं। पुलिस लगातार सत्यापन में जुटी हुई है। वाराणसी से बड़ी खबर ये है कि अभी तक 500 से भी अधिक लोग जो हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं। खुद वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है कि 500 से भी अधिक लोग वाराणसी में संदिग्ध पाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। वाराणसी के खोजवा इलाके में ईडी ने जो छापेमारी की, ये वो मकान है। ये दरअसल दिलीप जनरल स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर मकान ये देवेश जायसवाल का है, जिसके बारे में बताया जाता है कि शुभम जायसवाल जो कफ सिरप मामले के किंगपिन है, उसकी पूरे जो लेखा जोखा और अवैध फर्म जो है वो यहाँ से भी संचालित होता था। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो अभी भी तैनात है और लगातार जो है वो यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो आकर के सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब आपको इस पूरे मकान के बारे में दरअसल बताते हैं। देखिए, पहला जो बोर्ड आपको दिखाई देगा ये देवेश जायसवाल के मकान पर दिलीप जनरल स्टोर। अब इस मकान का दूसरा पहलू आप समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाएंगे कि ये जो मकान है वो पीछे तक जाता है, यानी कि इसके पीछे भी इस मकान का दूसरा दरवाजा है।
अब जब इस गली से हम आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरी गली है जो कि इस मकान का दूसरा जो द्वार है वो वहाँ पर खुलता है। यानी कि सामने जो है वो आपको दिखाई देगा दिलीप जनरल स्टोर, और मकान का जो दूसरा हिस्सा है यानी कि दूसरी तरफ का जहाँ दरवाज़ा है वहाँ से फार्मा का काम होता था। यानी कि पहला दरवाज़ा जहाँ पर कि जनरल स्टोर लिखा हुआ है, और अब जो दूसरा दरवाज़ा है वो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है DSA फार्मा। यानी कि पहला दरवाज़ा दिखाने के लिए जनरल स्टोर और दूसरा दरवाज़ा जो है वो DSA फार्मा है, जहाँ से पूरी तरीके से फार्मा का काम होता था। फिलहाल पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। बैन कोडीन कफ सिरप पर आज ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, जहाँ पर ईडी की टीम आज सुबह यहाँ पहुँची। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही था यूपी पुलिस का, उसके घर पर ये आज ईडी की टीम पहुंची हुई है। राजधानी लखनऊ में इस जगह पर है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी ईडी इस पूरे रैकेट को खंगाल रही है। फिलहाल ये जो आप घर देख रहे हैं, आलोक सिंह बर्खास्त यूपी पुलिस का सिपाही है, उसका घर है, और इसको बीते दिनों जब इसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उसके बाद अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर और आलीशान घर है, और इसका प्रमुख तौर पर इस पूरे मामले में नाम सामने आया था। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भी अब तक इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल उन तमाम नामों तक पहुंचने का प्रयास ईडी करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। बैन कोडीन कफ सिरप पर आज ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, जहाँ पर ईडी की टीम आज सुबह यहाँ पहुंची। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही था यूपी पुलिस का, उसके घर पर ये आज ईडी की टीम पहुंची हुई है। राजधानी लखनऊ में इस जगह पर है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी ईडी इस पूरे रैकेट को खंगाल रही है। फिलहाल ये जो आप घर देख रहे हैं, आलोक सिंह बर्खास्त यूपी पुलिस का सिपाही है, उसका घर है, और इसको बीते दिनों जब इसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उसके बाद अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा घर और आलीशान घर है, और इसका प्रमुख तौर पर इस पूरे मामले में नाम सामने आया था। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भी अब तक इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल उन तमाम नामों तक पहुंचने का प्रयास ईडी करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों के साथ सुबह का नाश्ता किया और उनके साथ बातचीत की। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ पीएम ने बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक बहुत ही सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर सांसदों के साथ बात की, विचार को साझा किया, उन्हें सलाह भी दी और उनसे जानकारी भी मांगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप सिर्फ काम करिए। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहिए, जो काम आप करते हैं उसे सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक जरूर पहुंचाइए और जनसंपर्क में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को आगे यही काम आता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो केंद्र सरकार काम कर रही है आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, उनके जीवन में आसानी लाने के लिए, वो लोगों तक पहुंचे, यानी जन जन तक जानकारी पहुंचे कि सरकार क्या क्या कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके लिए सरकार ने व्यवस्था करके रखी है, लेकिन उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। लिहाजा ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की ही बनती है कि उन लोगों को बताएं कि सरकार ने उनकी सहूलियत बढ़ाने के लिए कौन कौन से निर्णय लिए हैं और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ अलग अलग बैठक करते हैं। उत्तर प्रदेश के सांसदों से अलग से मिलने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। तो अब आगे दूसरे राज्य के सांसदों से भी प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहकर सभी सांसदों के हौसले को बढ़ाया कि ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप सिर्फ काम करते रहिए और सरकार के कामकाज को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल वाराणसी में फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वाराणसी रोपवे का जो फुल स्पीड ट्रायल है वो वाराणसी में किया जा रहा है। साल 2026 में रोपवे का तोहफा काशीवासियों को मिलेगा। देश का ये पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट है जो रोपवे के रूप में वाराणसी से शुरू होने जा रहा है। वाराणसी कैंट से विद्यापीठ और रथ यात्रा के बीच रोपवे के तार पर सैकड़ों गंडोला आसमान में दौड़ते नजर आ रहे हैं और हर 5 सेकंड में रोपवे के तार पर गंडोला एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखे जा सकते हैं। रोपवे ट्रांसपोर्ट के ट्रायल के बाद इसे पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है नए साल पर पीएम मोदी इसकी सौगात खुद आकर देंगे और इस पर सवारी भी करेंगे। 807 करोड़ की लागत से वाराणसी में 4 किलोमीटर लंबा रोपवे ट्रांसपोर्ट बनाया गया है जो अब मूर्त रूप भी ले चुका है। 29 टावर हैं जहां पर 148 गंडोला दौड़ते हुए देखे जाएंगे। सबसे खास बात तो ये कि वाराणसी कैंट, उसके बाद काशी विद्यापीठ और उसके बाद का स्टेशन रथ यात्रा होगा और रथ यात्रा के बाद सीधा गदोलिया के लिए जो रोपवे का गंडोला है वो रवाना होगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है और इस समय रोपवे का हाई स्पीड ट्रायल वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अब रैपिड रेल को ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। उसको लेकर सराय काले खां से नया रूट बनाना प्रस्तावित किया गया। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये बात तय हुई है कि जिस तरीके से पहले गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए परी चौक से रैपिड रेल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करना था, अब उस लाइन पर रैपिड रेल नहीं बनाई जाएगी बल्कि अब सराय काले खां से सिटी सेंटर, नोएडा सिटी सेंटर के बाद सूरजपुर होते हुए जो रैपिड रेल है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी। नई डिटेल रिपोर्ट को तैयार करना शुरू कर दिया गया है। नोएडा मेट्रो के अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के तमाम जो अधिकारी हैं, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद अब इस प्रस्ताव को तकरीबन पास कर दिया गया है कि सराय काले खां से एक नई लाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी जिसकी रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। ताजमहल को आप टेलीस्कोप से भी देख सकेंगे। जी हाँ, एक नए तरीके से, एक नए रंग में, एक खूबसूरत तस्वीर के साथ ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। आपको लाल किला देखने को मिलेगा। इसके अलावा यमुना किनारे का पूरा जो सुंदर दृश्य है वो भी आपको इस टेलीस्कोप यानी दूरबीन से दिखाई देगा। ये पहल उद्यान विभाग ने की है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस समय शीश महल पर मौजूद हूँ। ये उद्यान विभाग की एक यहाँ पर शीश महल इसको कहा जाता है। ताजमहल के नज़दीक है ये और यहीं से ही ये जो व्यवस्था पर्यटकों के लिए किया है कि जो पर्यटक, अगर हम शुक्रवार की बात करें जिस दिन ताजमहल की बंदी होती है, तो उस दिन पर्यटक अक्सर कर मजबूर हो जाता है, मायूस हो जाता है कि ताजमहल को अंदर जाकर नहीं देख पाता है। तो उनके लिए खास तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ से वो दूरबीन के माध्यम से ताजमहल को भी देख सकता है, लाल किले को भी देख सकता है और पास में अगर आप देखेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा पीछे की तरफ दिखाएं तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको यमुना किनारे का और लाल किले का नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो आप कहीं ना कहीं बाहर जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तमाम यहाँ पे आपको टूरिस्ट भी नज़र आ रहे होंगे। देखिए दूर दराज से आए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ उद्यान विभाग की तरफ से जो इसकी देखरेख करते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। अजीत कुमार। अजीत जी, ये बताइए कि इसकी जो शुरुआत की गई है कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और क्या क्या खूबसूरती देखने को मिलती है? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उद्यान विभाग द्वारा जिला उद्यान विकास समिति के सौजन्य से इसका ये दूरबीन के माध्यम से ताजमहल को देखने के लिए लगाया गया है, जिससे पर्यटक शुक्रवार को आते हैं, जिस दिन बंदी रहती है उस दिन मायूस होकर चले जाते हैं। इस वजह से इसको कोई भी पर्यटन दुखी न हो, पर्यटक दुखी न हो, इसीलिए इसको उद्यान विभाग द्वारा इसका लगाया गया और इसके अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। पर्यटक आ रहे हैं, बहुत अच्छे खुश हो रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ताजमहल भी दिखाई देता है, लाल किला भी दिखाई देता है और इसके साथ साथ
यमुना का व्यू भी इसमें अच्छा दिखाई देता है। कहते हैं कि ये जो दूरबीन है जो यहाँ पर लगाई गई है, जिसको टेलीस्कोप नाम दिया गया है, और इस दूरबीन के माध्यम से आगरा आने वाला पर्यटक अब मायूस नहीं होगा। वो यहाँ ताज के भी दीदार कर सकेगा, लाल किले का भी देख सकेगा, मेहताब बाग को भी देख सकेगा, यमुना किनारे का व्यू भी ले सकता है। तो कुल मिलाकर उद्यान विभाग की ये पहल अब पर्यटकों के लिए सराहनीय पहल बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन लेवल एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 2 या 3 दिन की बात की जाए तो 300 से कम AQI था, लेकिन आज की अगर बात करें तो नोएडा का सेक्टर 116 सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका है, जहां का AQI 400 है। उसके अलावा सेक्टर 125 की बात करें तो 373। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5 भी 370 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। यानी 400 के पास AQI पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ किस तरीके से उस पर बुरा प्रभाव डालता है, आप समझ सकते हैं। और आसमान में पोल्यूशन की चादर पूरी तरीके से छाई हुई है। विजिबिलिटी कई इलाकों में काफ़ी कम है और इस बढ़ते पोल्यूशन से लोगों को अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो लगातार हो रही हैं। माना जा रहा था कि पोल्यूशन के लेवल में अब गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि नवंबर के पूरे महीने की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन 500 तक पहुँच गया था और अब दिसंबर में भी दोबारा से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि AQI कम होने के चलते ग्रेड 2 की स्टेज लागू की गई थी, लेकिन आज 400 AQI पहुंचना कहीं ना कहीं अब तमाम जो पाबंदियां हैं वो हो सकता है दोबारा से लगाई जाएं और लोगों को सावधानी बरतने की जो हिदायत है वो डॉक्टर लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। गोवा के आरपुरा में लूथरा बंधु बर्च रोमियो लेन ये नाइट क्लब चलाते थे और इसी नाइट क्लब में 7 दिसंबर को यानी 6 दिसंबर की रात को यहां आग लगी और आग में तकरीबन 25 लोग मारे गए। लूथरा बंधु का ये कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है और जानकारी सामने आई है कि लूथरा बंधु हॉस्पिटैलिटी के कंपनियां खोलकर कई लोगों को ठगी कर चुके हैं। लूथरा बंधु की तकरीबन 42 अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक ही पते पर बताई जाती है। वो पता है 2590 ग्राउंड फ्लोर हडसन लाइन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर रजिस्टर है। इसके अलावा लूथरा बंधुस की कई कंपनियां जो है वो G3 3rd फ्लोर ब्लॉक्स G मॉडल टाउन 2 दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में रजिस्टर्ड है। लूथरा बंधु का ये कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी लूथरा बंधु का आउटलेट है। लूथरा बंधु 7 तारीख को FIR होने के बाद जब आग लगी उसी दिन रात के 5 बजे की फ़्लाइट पकड़कर थाईलैंड चले गए। फुकेट में वो रह रहे थे और गोवा पुलिस की उन पर नज़र थी। फुकेट में उनको डिटेन किया गया और कुछ ही दिनों में उनको भारत लाया जाएगा। लूथरा बंधु की तकरीबन 42 कंपनियां एक ही पते पर बताई जाती है, रजिस्टर्ड है और इसी कंपनियों से लोगों से तकरीबन 50 लाख रुपए तक फी लेकर लूथरा बंधु अपना कारोबार चलाते थे। लूथरा बंधु की ये सारी कंपनियों की जांच की जाएगी, यहाँ तक CBI और ED भी इस जांच में शामिल होगी। लूथरा बंधु को जल्द ही भारत लाया जाएगा और उनकी कंपनियों की इकोनॉमिक जो ऑफेंस है उसके तहत भी जांच होगी, यानी ED के मार्फत भी उनकी जांच की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, गोवा। इंडिगो की क्राइसिस इतनी ज्यादा थी कि इसका असर तमाम तरह की इंडस्ट्री पे पड़ा। ना सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री बल्कि होटल इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिखाई दिया। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर्स की बात करें उस पर भी इसका असर दिखाई दिया और टैक्सी संचालक जो हैं उन पर भी इसका असर दिखाई दिया। लेकिन किस तरह के होटल्स पर इसका असर पड़ा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और बड़ी संख्या में अगर दिल्ली की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए CTI के उसमें बताया गया कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। लेकिन किस तरह से उठाना पड़ा है, एक होटल में हम आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के होटल्स रूम जो हैं वो कहीं ना कहीं खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री पर असर हुआ है उसका साफ असर जो है होटल इंडस्ट्री पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस तरह के रूम होते हैं, जब आप कोई बुकिंग कराते हैं तो इस तरह के रूम फटाफट बुक कराए जाते हैं। 2500, 3000, 5000 तक की रेंज के ये होटल्स रूम होते हैं और इस पर जो है दिल्ली के होटल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कि दिल्ली पर जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ था कितना होटल इंडस्ट्री पर असर हुआ? सर देखिए ऐसा है कि इंडिगो का जो असर हुआ है वो नेचुरली जो चीज़ क्राइसिस होगी, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी
तो नेचुरली उनके ऊपर पड़ेगी जो सबसे पहले इफेक्टेड होते हैं। चमचमाते होटल्स, उनके रूम्स मेहमानों का इंतजार करते हैं, लेकिन मेहमान आते नहीं। वजह क्या? क्योंकि इंडिगो जैसी एयरलाइंस मेहमानों को लाने में असमर्थता बताती है। और जिस तरह से बीते 1-2 हफ्तों में लोगों ने झेला है, वो जाहिर तौर पर आपने वो तस्वीरों के जरिए एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें देखी होंगी। कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, दोनों तरह के लोग जो होते हैं इस तरह के, यानी कि ज़्यादातर टूरिज्म से जुड़े होते हैं। अब तमाम तरह की इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से लोगों का 30 to 40% जो है इस दौरान, खासतौर पे 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में लॉस लोगों को उठाना पड़ा है। एक समय था जब डॉन हाजी मस्तान की तूती मुंबई में बोलती थी और उनको मुंबई का पहला डॉन कहा जाता था, जिनकी मुंबई में कई प्रॉपर्टीज होती थी। उसमें से एक प्रॉपर्टी जोगेश्वरी पश्चिम के हिल पार्क A2 बिल्डिंग में थी। आज उस समय हम लोग उसी हिल पार्क A2 बिल्डिंग के पास खड़े हैं, जहां पर 306 नंबर फ्लैट में हाजी मस्तान रहा करते थे और उनकी बेटी उनके साथ इसी फ्लैट में रहा करती थी। हसीन मस्तान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बताते हुए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें हसीन मस्तान का कहना है कि 8 बार शादी करने वाले शख्स ने उनका बलात्कार किया है और उनके हिल पार्क A2 बिल्डिंग में जो 306 नंबर फ्लैट है उसको कब्जा करके बैठ गया है, जिसकी कीमत 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और हसीन मस्तान इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ राम कुमार गुप्ता, मुंबई। डॉन हाजी मस्तान की दूसरी प्रॉपर्टी जुहू के पॉश इलाके के पाम स्क्रीम में बंगलो नंबर 14 है, जिसका जिक्र हसीन मस्तान ने वीडियो के जरिए किया था। और इस समय हम लोग इसी पाम स्प्रिंग के पास खड़े हैं, जिसमें बंगले बने हुए हैं और इसी बंगलों के बंगले नंबर 14 में हसीन मस्तान रहा करती थी। और वीडियो के जरिए हसीन मस्तान ने बताया था कि यह बंगला मुझसे हड़प लिया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले और लॉ स्ट्रिक्ट हो तो हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हाजी मस्तान के नाम से लोग कांपते थे, लेकिन आज उनकी बेटी को सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है कि अब उनका जो बंगला नंबर 14 है उनको वापस दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ राम कुमार गुप्ता, मुंबई। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो मतदाताओं की जो लिस्ट होती है वो यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया है, जिसे हम प्रांतीय सभा भी कहते हैं। लगभग इसमें 400 के करीब सदस्य हैं और साथ में विधायक, सांसद जो कि उत्तर प्रदेश के हैं वो भी इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। और जो अब तक हम लोग के पास जानकारी है कि ये शायद पहला मौका होगा जब निर्विरोध यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ना चुन करके चुनाव के माध्यम से ही चुना जाएगा, ऐसा लगभग तय किया गया है। अभी देखना होगा कि 13 और 14 तारीख, 13 को नामांकन होगा, 14 को ये तय हो जाएगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन है। नामों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन ये चेहरा कितना सियासी होगा, कितना समीकरण को नापेगा, या फिर सोशल इंजीनियरिंग का चेहरा होगा या ओबीसी दलित का होगा, ये सारी चीज़ें अभी कयासों में हैं। लेकिन 14 तारीख को यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, इस बात की तैयारी पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।